नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा यादव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां पर अयोध्या से आए पूजित अक्षत की शोभा यात्रा श्री बड़के बालाजी मोटर गैराज से प्रारंभ हुई, जो वाल्मीकि बस्ती धनवाड़ा रेगर मोहल्ला से होते हुए बड़के बालाजी पर संपन्न हुई। अंत में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ और प्रसाद वितरित किया गया। शोभा यात्रा का वाल्मीकि बस्ती में राम वाल्मीकि के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान कहार समाज, विश्व हिंदू परिषद के जिला संपर्क प्रमुख अनुज दत्त शर्मा, प्रखंड मंत्री शंभू लोधा, एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रकाश वर्मा, बजरंग दल जिला सुरक्षा प्रमुख सचिव कश्यप और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम पादुकला से ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया, जहां एक पुत्र ने अपने माता पिता और अपनी बहन को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद आरोपी पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस को सारी बात बताई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी। नागौर एसपी नारायण टोगस ने बताया कि आरोपी मोहित अभी मानसिक रूप से स्थिर नहीं लग रहा। जब पुलिस ने आरोपी का मोबाइल चेक किया तो आरोपी द्वारा यूट्यूब पर आत्महत्या को सर्च करना पाए गए। वहीं मेड़ता विधायक ने पुलिस अधिकारियों से मिलकर किसी निर्दोष को नहीं फंसाने की बात कही। देखिए, आज पादू के अंदर एक पिता, माता और उसकी बहन को उन्हीं के पुत्र ने हत्या कर दी और हत्या करके ये स्वयं थाने आया और थाने आके अपने जुर्म कबूल किया। इसके बाद में भी अब उनसे पूछताछ की तो पूछताछ के अंदर प्राइमरी ये लग रहा है कि ये मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। इससे जो बात कर रहे हैं उससे बात से और अभी इसके फेशियल उस पर भी उस प्रकार से इसने ऐसा आपराधिक बोध इसके मानसिक रूप में नहीं लग रहा है। इसको और अभी थोड़ा समय रखते हुए और पूछताछ करेंगे। प्राइमरी ये लग रहा है कि इसने मानसिक जो संतुलन ठीक नहीं था और उस पर इसका मोबाइल को भी हमने चेक किया। उस मोबाइल में भी जो कुछ सर्चेज हैं गूगल सर्च, उसके अंदर ये आया तो खुद सुसाइडल कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्या होते हैं, उसकी भी है। उससे ये लगता है कि भाई इसने सुसाइड करने की प्रयास किए, साथ में परिवार को भी ख़त्म करके, ताकि जो इसके साथ में जो घटना चल रही थी उसको मन में उसका पूरा खत्म हो जाए। बिल्कुल, मैं जयपुर था और जब मुझे खबर लगी तो मैं हमारे प्रधान प्रतिनिधि मदनी गौरव बात की अजमेर से, तो हम लोग थाने पहुंचे हैं। बहुत दुखद घटना हुई है और एसपी साहब और आईजी साहब वो पूरा स्टाफ मौके पे गए मौजूद है और सब मैंने कहा भाई जांच कर लो, इसमें कोई बेगुनाह फंसे नहीं और गुनाहगार कोई बचा नहीं। अपने लोगों से जो पुलिस प्रशासन जाँच कर रहा है वो जो रिजल्ट है सामने आ जाएगा। बारां जिले के नाहरगढ़ वन क्षेत्र में खेडली रोड पर लंबा बालाजी धाम के निकट वन विभाग द्वारा वन भूमि पर दीवार का निर्माण करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग करने समेत अनियमितताओं का आरोप लगाकर नाराजगी जाहिर की। भाजपा नेता नितेश शर्मा ने बताया कि वन विभाग द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा था, जिसमें स्थानीय छोटी नदियों नालों की मिट्टी युक्त रेत के साथ बारीक डस्ट भी मिलाई जा रही थी और उसी से निर्माण कार्य किया जा रहा है। देश के प्रसिद्ध बांगड़ घराने के उद्योगपति और वेस्ट कोस्ट पेपर मिल समेत एक दर्जन से ज्यादा कंपनियों के डायरेक्टर श्री कुमार बांगड़ अपनी जन्मभूमि डिडवाना के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शहर के प्रबुद्ध जनों से सीताराम बाग में मुलाकात कर डिडवाना शहर के विकास समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। बांगड़ ने स्थानीय लोगों से शहर की मूलभूत आवश्यकताओं समेत अन्य जरूरतों के बारे में जानकारी ली और गणमान्य लोगों से डिडवाना के विकास के लिए प्रपोजल भी लिए। डिडवाना काफा दिन हो गए प्रोग्राम हुए को, और इस मौसम में आना ऐसा भी अच्छा लगता है। लेकिन अभी सरकार ने अच्छा स्टेप लिया डिडवाना के लिए और इसको जिला घोषित किया है, तो ऐसे तो उत्थान होगा ही आगे। और हम लोग भी चेष्टा कर रहे हैं कि ये जो सिचुएशन हो गई है जिला हो जाए से, इसके कारण कितनी अपॉर्चुनिटीज और नहीं आएंगी, तो उसका और लोगों से बात कर रहे हैं और कितनी चीज़ें समझ में आ रही है। तो समय के हिसाब से उनको समझ के कुछ न कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें एक जनता के हिसाब से डिडवाना में हम लोगों का कुछ और कंट्रीब्यूशन रहे। ऐसे तो हम लोगों का परिवार का कितनी तरह के कंट्रीब्यूशन रहे हैं यहाँ के डिडवाना के उत्थान के लिए,
लेकिन अब नए सिरे से फिर समझ के आगे जो भी स्थिति होगी उसके हिसाब से हम लोग विचार करके ज़रूर कुछ न कुछ कार्य करेंगे जिससे डिडवाना का और बांगर परिवार का अटैचमेंट कंटिन्यू रहे डिडवाना से। फिर कुछ तो प्राथमिकता जैसे है कि जो मास के लिए जो नीड है ज़्यादा एजुकेशन की और जो भी शारीरिक जो भी सुविधाएं हैं उनके लिए हेल्थ की सुविधाएं हैं, तो वे जो सुविधाएं में ऐसे भी हम लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है और इसमें समझ के और आगे बढ़ाने की और चेष्टा कर रहे हैं। जो भी हम लोगों ने फैसिलिटी क्रिएट की यहाँ पे एक हेल्थ के हिसाब से, और तो एक वेलनेस की एक जो नीड है वो और बढ़ेगी। और यहाँ पे डिडवाना के ऐसे भी इम्पोर्टेंस अभी मैं भी देखा कि राजभवन के दरबार हॉल में संगीतमय अनुष्ठान आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र, राज्य की प्रथम महिला सत्यवती मिश्र और दूसरे परिजनों के साथ ही राजभवन के अधिकारी कर्मचारियों ने सुंदरकांड का पाठ किया। सुंदरकांड की संगीतमय प्रस्तुति में श्लोक, दोहो और चौपाइयों का मधुर गान भी हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सुंदरकांड को अपूर्व बताया। उन्होंने सुंदरकांड के पारायण बाद परिजनों समेत राम भक्त हनुमान की विधिवत पूजन और आरती करते हुए सभी के मंगल की कामना की गई। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर में 25,000 के इनामी बदमाश अनिल बिश्नोई निवासी विश्नोइया की ढाणी को जोधपुर में पकड़ लिया। आरोपी राजसमंद जिले की थाना 4 भुजा में 4 साल से वांछित था। इसी कड़ी में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस क्राइम एंड एजीटीएफ दिनेश एमएन ने बताया कि बदमाश अनिल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई द्वारा संचालित सोपो गैंग का सक्रिय गुर्गा है। इस गैंग के विरुद्ध आर्म्स, एनडीपीएस एक्ट, हत्या का प्रयास और रंगदारी के राज्य के विभिन्न स्थानों में कई मामले दर्ज हैं। भीलवाड़ा से पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर ने भाजपा के बारे में बताते हुए कहा कि भाजपा हमेशा छोटे कार्यकर्ताओं को मौका देती आई है। भले ही मुख्यमंत्री हो या मंत्री, छोटे कार्यकर्ताओं को मौका देने की भाजपा की पुरानी परंपरा रही है। वसुंधरा गुट के बारे में जब गुर्जर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मैं किसी गुट का नहीं हूं, मैं केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। इसके अलावा और भी कई बातें उन्होंने की। हमारे संवाददाता पवन बावरी से की, आइए आपको भी सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री घोषणा के बाद ये इंतजार था कि मंत्रिमंडल का गठन कब होगा। कल शाम होते मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया और 22 मंत्रियों ने शपथ भी ले ली। हमारे बीच मौजूद है पूर्व मंत्री कालूलाल जी गुर्जर, जो मांडल से, भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र से पहले चुनाव लड़ चुके हैं। करते हैं, क्या मानते हैं सर इस मंत्रिमंडल के विस्तार? मंत्रिमंडल तो ठीक है, अच्छा बना है और मैं सोचता हूँ कि नए लोगों को, नए चेहरों को मौका दिया है। हमारी पार्टी की भी नीति है कि नए लोगों को, नए चेहरों को मौका देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में भी ऐसे ही किया। केंद्र सरकार में भी नए चेहरों को मौका दिया, यहाँ भी दिया, अच्छा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा की बड़े बहुमत के साथ विजय प्राप्त हुई है। आप किस प्रकार मानते हैं, आप भाजपा के कद्दावर नेता भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तीनों राज्यों में जीत होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पहले भी तीनों राज्यों में सरकारें थी। बीच में गए चुनाव में जो है थोड़ा सा इसकी सरकारें बढ़ गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में तो आप जानते हो कि फिर थोड़े दिनों बाद ही वापस भी भारतीय जनता पार्टी बन गई थी और सीटों का अंतर भी ज़्यादा नहीं था, बहुत मामूली था। राजस्थान में थोड़ा था, राजस्थान में फिर क्या है कि निर्दलीय इन सबको कांग्रेस ने ऑब्जर्व कर लिया। बीएसपी के जो जीते थे उनको पार्टी में मर्ज कर लिया है कांग्रेस में, तो उस कारण से 5 साल तक इनकी चल गई। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो एक ऐसा अवसर था जब भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी कमी रह गई, कुछ संगठनात्मक दृष्टि से भी कहीं न कहीं गड़बड़ रही, वरना कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, थोड़ा अंतर ठीक हो सकता था। अब मैं समझता हूँ अब जो सरकार बनी है ये 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार 4-5 बार कम से कम रिपीट हो गई। देखिए, मांडल का इतिहास आपको सबको पता है, नहीं मैं बता देता हूँ। मांडल में और इसके पहले विजय सिंह जी थे, उनको भी कोई मंत्री बनने का अवसर नहीं मिला, तो इस तरह ये चल रहा था। लेकिन मैं पहली बार 1990 में एमएलए बना और एमएलए बनते ही पहले सबसे पहले ही मंत्रिमंडल के पहले ही गठन में मेरे को मंत्री बना दिया था भगत सिंह के टाइम में। आज राजस्थान पत्रिका में छपा हुए कालूलाल जी गुर्जर 2003 से रहे या 2 बार रहे, ये गलत है। मैं 3 बार मंत्री रहा हूँ, सबसे पहला ही मंत्री बना मैं और खान मंत्री था मैं।
तो उसके बाद की परंपरा में ये कि उसके बाद मेरे बाद जब हाफिज साहब जीते थे तो उनको भी यहाँ पे अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया था, तो वो भी मंत्री का दर्जा था। उसके बाद मैं वापस जीत गया तो पंचायत राज मंत्री बन गया, और उसके बाद फिर रामलाल जाट जीते थे तो इनको भी उस समय भी मंत्री बनाया था। हालांकि थोड़े दिन रहे, बाद में गड़बड़ हो गई इसलिए उनको हटा दिया, वो अलग बात है, या वो हट गए जो भी हो, लेकिन रहे। और उसके बाद फिर मैं वापस बना तो मैं मंत्री बना, और अभी है ना रामलाल बने थे तो वो बने। तो ये परंपरा तो अच्छी थी, हमको उम्मीद भी थी कि भाई इस परंपरा को शायद पार्टी बनाए रखेगी, और हमारे यहाँ से जो जीतने वाले अब्दुल्लाल जी उनको जरूर मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। लेकिन पार्टी का जो समीकरण था उसके अनुसार नहीं बैठा, इसलिए नहीं बढ़ा। तेरो सिंह शेखावत के समय भाजपा कुछ अलग थी, मगर अब के उस भाजपा में, अब की भाजपा में क्या अंतर दिखा? देखिए, भाजपा में कोई अंतर नहीं है। भाजपा भैरव सिंह जी के टाइम में यही थी, आज भी यही है। उस समय में हमने, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ चीज़ें तय की थी, उसको इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर पाए कि सब जगह पे पूर्ण बहुमत नहीं आया। अन्य राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा बहुमत नहीं आया, और केंद्र में भी नहीं। इसलिए जो 1952 में जनसंघ की स्थापना हुई तब जो नारे दिए थे कि भाई जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये जो नारे लगते रहे हैं 52 से, तो लगते रहे। लेकिन अवसर जो है उस समय चूँकि बीच में बहुमत नहीं आया और ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि जिससे राम मंदिर का मंदिर बड़े दारा दिन से पर हटे। लेकिन जब हमारे मोदी जी को प्रधानमंत्री घोषित करके जो चुनाव लड़ा पार्टी ने, उसमें बहुमत पूर्ण आया और फिर दोबारा आया, तो इसका फल ये मिला, या इसका परिणाम ये रहा कि उसके कारण से धारा 370 भी हट गई, आज राम मंदिर भी बन गया, 22 तारीख को उसका उद्घाटन है। तो ये बहुत ही सुखद रहा। इस प्रकार से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी। क्या लगता है इस बार वापिस लोकसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से आएगी? देखिए, राम लला की मूर्ति या उनकी प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर का उद्घाटन जो होगा वो एक सुखद घटना है, सुखद एहसास है, और सारे हिंदू समाज में बहुत बड़ी लहर है। पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदू रहते हैं उनमें लहर है, क्योंकि राम इस देश के प्राण हैं। राम सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तक हैं। राम, मैं तो मानता हूँ कि राम पूरे मानव मात्र के लिए आदर्श है। इसलिए किसी भी धर्म और किसी भी इसका मानने वाला हो मजहब का, उन सबको राम जी को आदर्श मान करके अपना जीवन जीना चाहिए। अच्छे आदमी का जीवन क्या हो सकता है, मर्यादा में रहकर कौन आदमी अच्छा पुरुष हो सकता है, ये अगर किसी सीखा है तो वो है भगवान श्री राम से। कहा जाता है कि जिस प्रकार से राजस्थान में भीलवाड़ा जिला है उसमें कब्जा भाजपा का है, और इस बार 7 विधानसभाओं में भाजपा ने एक लहर चलाई, मगर भीलवाड़ा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर भाजपा एक पिछड़ती दिखाई दी। क्या लगता है इसमें, या तो अंदरूनी खींचतान थी? देखिए, न तो भाजपा में कोई वो हुआ, लहर नहीं हुई, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग एमएलए सबको टिकट दिया, इसलिए यहाँ भी दे दिया था। लेकिन यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता और स्थानीय संगठन और जो अनुसांगिक संगठन है, उन सब ने ये सोचा है भाई वर्तमान परिस्थितियों में हमारे जो विधायक है जिनको चुनाव लड़ रहे थे, उनके बजाय दूसरे को ज़्यादा सुटेबल समझे, तो मातृ संस्थाओं ने उनको सहयोग दिया और इस कारण से दूसरा आदमी जीता। लेकिन दूसरा कोई दूसरा नहीं है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही है। वो विचारों की दृष्टि से और यूँ कहना चाहिए कि वैचारिक दृष्टि से भी, और अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति है, भारतीय सिद्धांतों का ही व्यक्ति है। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि 7 सीटें भाजपा की है, और उसमें कोई भाजपा हारी हो ऐसा मैंने के माने जाते हैं। इस बार क्या लगता है वसुंधरा राजे? देखिए, मैं किसी वोट का नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की वोट का आदमी हूँ। भाजपा और संगठन का आदेश ठेठ जिस दिन से मैंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना तब से 1992 से आज दिन तक मनसा वाचा कर्मणा भाजपा के आदेश की पालना कर रहा हूँ।
अब संगठन में कई नेता होते हैं। वसुंधरा जी भी हमारी आदरणीय नेता, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, आज भी वो हमारी राष्ट्र की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। तो हम अगर मान लो उनके गुट के हैं, उन्होंने कौन सा गुट बना रखा होता तो वो अपना नाम ही है ना जो भजनलाल जी का, उसी ने रखा। वो क्यों रखती? फिर वो कह रहे थे कि मैं नाम नहीं रखती, या वो अपनी मर्जी से खुद का ही नाम रख देती कि भाई इसमें तो मेरा नाम है, मैं तो मंत्री हूँ। लेकिन अनुशासन में रह करके यदि वसुंधरा जी ने भी अच्छा काम किया है तो उनका गुट कुछ नहीं होता। मैं किसी गुट का नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी गुट का हूँ और भारतीय जनता का कोई गुट है भी नहीं। ठीक है, अवसर मैंने कहा कि तकदीर से मिल जाते हैं। अब तकदीर उनकी थी भजनलाल जी की, तो पता नहीं लोगों के कल्पना भी नहीं थी कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री थे कालूलाल जी गुर्जर, जिन्होंने बेबाकी से अपने सभी सवालों के जवाब दिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में पवन बारी, नवतेज टीवी भिलवाड़ा। राजधानी जयपुर में पर्यटकों का हुजूम देखने को मिल रहा है। साल का आखिरी दिन मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक आमेर महल घूमने के लिए पहुंचे। रोजाना करीब 18,000 से ज्यादा पर्यटक आमेर महल घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। ज्यादा संख्या में पर्यटक पहुंचने के कारण जल महल से आमेर कुंडा तक वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है। जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर जाम को रोका जा रहा है। टूरिस्ट तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं इन दिनों और पुराने सारे रिकॉर्ड जो हैं वो टूट गए हैं। इस बार टूरिस्ट 18,000 का आंकड़ा भी पार कर गए। अमूमन रोज़ जो है 12-13 हज़ार टूरिस्ट चल ही रहा है और आज चूंकि वीकेंड है और 31 दिसंबर भी है तो आज भीड़ ज़्यादा लग रही है, टूरिस्ट ज़्यादा लग रहे हैं। पार्किंग की व्यवस्था के लिए नीचे माउंटेन में भी व्यवस्था की हुई है। वन वे किया हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट ने, ताकि आने वाले लोग तो जलमहल की तरफ से इधर होके निकल सकते हैं, लेकिन कुंडा वाली तरफ से इधर लोग नहीं आ सकते। तो वन वे कर रखा है और बाकी तो होमगार्ड्स हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी है, सफाई की व्यवस्था ठीक है। रिंगस कस्बे के NH52 पर सिमारला मोड़ पर 2 ट्रकों ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कार में सवार 3 अन्य घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से रिंगस के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जहां 2 युवकों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। एक अन्य घायल 10 वर्षीय बालक का CHC में उपचार जारी है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद तमाम मंत्री अपने अपने क्षेत्र के दौरे पर है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री बने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी मंत्री बनने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र पदमपुर पहुंचे, जहां जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं ने टीटी को मंत्री बनने पर शुभकामनाएं भी दी। बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रति श्रद्धा है। जो मान सम्मान संगठन ने, पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, अब हमारे क्षेत्र के लोगों की जिम्मेदारी है कि इस इज्जत को हम जो संभालें और हम सब जो काम करके और इतनी बड़ी जीत करें कि जो हमारे ऊपर संगठन ने विश्वास किया है उस पर हम खरे उतरे। ये मतदाताओं का सम्मान किया आता है। आपको जयपुर बुलाया जाता है, पहले से उम्मीद थी क्या? देखो, ये पार्टी संगठन और CM का विशेषाधिकार है। राजस्थान में मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण में एक अजीबोगरीब तस्वीर ने जन्म ले लिया है। राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि चुनाव होने से पहले ही भाजपा प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया। बता दें कि श्री करणपुर विधानसभा के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टीटी को मंत्री बना दिया गया और मंत्री बनने के बाद भाजपा ने सबको चौंका दिया। वहीं अब इस तस्वीर पर कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता प्रताप सिंह खाचरे आवास में पलटवार करते हुए जबरदस्त हमला बोला। राजस्थान की राजनीति में बीते एक दिन पहले जो है वो बीजेपी ने कई तस्वीरें बदल दी हैं। तस्वीरें यही हैं कि 5 तारीख को राजस्थान के करणपुर विधानसभा में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के प्रत्याशी टीटी को जो है वो मंत्री बना दिया है। लेकिन अब इस पर जो है वो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का पलटवार शुरू हो चुका है। राजस्थान की राजनीति में किस तरीके से पलटवार और वार पलटवार का दौर चल रहा है, हमारे साथ इस वक्त पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, नैतिकता के आधार पर तो सही है, लेकिन कानूनी तौर पर
क्या है, किस देखिए, एक बात आप मानकर चलना, अभी बीजेपी का घमंड सातवें आसमान पर है। उसका कारण है, जब लोग मैंडेट देते हैं तो लोग झुकते हैं। कहते हैं ना कि किसी पेड़ पर फल ज़्यादा आते हैं तो वो झुकता है। यहाँ तो बीजेपी के फल ज़्यादा आ गए, ज़्यादा बड़ी जीत हो गई, हम लोग हार गए, तो इसके बाद तो बीजेपी में ज़्यादा घमंड हो गया। तो घमंड के बाद तो आदमी को तो ज़्यादा आपको फल मिला, जनता ने ज़्यादा मैंडेट दिया, तो आपको झुकना चाहिए। अब आप कर्णपुर का चुनाव हार रहे हैं, इसलिए आपने कल सुरेंद्र पाल सिंह जी को, टीटी को बुलाकर गैर कानूनी तरीके से कल उनकी शपथ करा दी। चलते चुनाव में आप नहीं करवा सकते, आपने तो उनको लाभ का पद दे दिया। चलते चुनाव में तो लाभ के पद से इस्तीफा देकर आप चुनाव लड़ सकते हो, पद लेकर चुनाव नहीं लड़ सकते आप। ये जो रास्ता बीजेपी ने निकाला, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अभी लोकसभा में आपको पता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जो हैं उन वो प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर तीनों बैठकर चीफ इलेक्शन कमीशन का चुनाव करते हैं। भाई कौन बनेगा देश का? अब उन्होंने इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया और खुद के मंत्री को शामिल कर लिया केंद्र से। अभी निकाला ना एक्ट, लास्ट ये लोकसभा का अभी सेशन था तब उन्होंने ये किया। तो अब भाई बीजेपी कहते हैं ना समृद्ध को नहीं दोष घुसाई, लेकिन अब ये माने कि आप हमको, ऐसा तो है नहीं कि आप कांग्रेस की जबान पर ताला लगा दोगे, हमको फांसी पर चढ़ा दोगे। क्या कांग्रेस के लोग बोलना बंद कर देंगे या जनता नहीं बोलेगी? लोगों के समझ में आता है ये गैर कानूनी। आप इलेक्शन का जो रूल्स रेगुलेशन है इलेक्शन कमीशन के, तो मुझे तो आश्चर्य है राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कर रहे हैं, उनकी पूरी जानकारी में है। तो ये आप देख लेना, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को तो ये मंत्री पद से इस्तीफा देकर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये बीजेपी ये समझ रही कि मजाक समझ रखा है। कानून कायदा भी कोई चीज़ है, बीजेपी को महंगा पड़ेगा ये सब। भाई साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को भी इन्होंने टारगेट किया है, दूसरी चीज़ ये कि क्या बीजेपी को डर था कि कर्णपुर सीट वो हार रहे हैं? बीजेपी तो हार ही गई कर्णपुर सीट, और वो जानती है कि वहाँ बड़ी सिंपैथी है गुरमीत सिंह जी कुन्नर की डेथ के बाद उनके बेटे के प्रति, और लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी को वोट देने के बाद पूरे राजस्थान में सन्नाटा है। क्योंकि बीजेपी ने जो वोट हासिल किया वो झूठ, फरेब और धोखे से हासिल किया। लोगों को यहाँ तक डराया आप मुसलमान बन जाओगे। अरे ऐसा कभी होता है क्या? आप बताओ, बीजेपी ये बात तो कभी नहीं बताती देश में कि जिस अयोध्या में बीजेपी इतना बड़ा मुद्दा बना रही है राम मंदिर को लेकर कि 22 तारीख को आप दिवाली मनाओ, तो वो अयोध्या का राम मंदिर आपका तोड़ना। भाई साहब, अयोध्या तो जब बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस नहीं थी, तब भी थी। भगवान राम तो त्रेता में आए थे, और राम का जो मुद्दा था उस मुद्दे पर जब बीजेपी की स्थापना नहीं हुई उससे पहले ही राजीव गांधी जी ने वहां के ताले खोल के पूजा शुरू करवाई उसी जगह पर। फिर आपने आंदोलन चलाया तो उसके बाद तो वहां सब कुछ सिस्टम बंद हो गया, सारा गड़बड़ हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो मुस्लिम पक्ष ने और हिंदू पक्ष ने सब ने लिख कर दिया, मुसलमानों ने भी लिख कर दिया। वास्तविकता है, सच कड़वा होता है लेकिन स्वीकार तो करो भैया, तुमने करवाएगा फैसला। मुस्लिम पक्ष से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूछा कि भाई हम यदि कोई फैसला दे तो आपको मंजूर होगा? यदि वो कह देते हमें मंजूर नहीं होगा, आप हमारी भी सुनिए, तो चलता रहता केस। उन्होंने कहा ओके, आप जो भी फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ तो अयोध्या में मंदिर बनेगा और यहाँ मस्जिद बनेगी। तो बीजेपी ये क्यों नहीं बता रही कि वहाँ मस्जिद भी बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है? अयोध्या में तो मस्जिद बनाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी मस्जिद बनाओ यहाँ पर, और उन्होंने जगह दी है उनको। तो वो बात वो नहीं बता रही, बीजेपी ने रोक लिया कि वहाँ मस्जिद को। बीजेपी कहती है भाई कांग्रेस मस्जिद बना रही है, हम तो मस्जिद नहीं बना सकते। ना सरकारों को बनाने का अधिकार है मस्जिद, मजार मस्जिद कुछ नहीं बना सकते हम मुसलमान इस्लाम धर्म के अनुसार, ना कांग्रेस ना बीजेपी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो वो केस लड़ रहे थे, तो वहाँ मस्जिद भी बन रही है अयोध्या में, तो वो तो नहीं बता रही बीजेपी। और बीजेपी बना रही है मंदिर। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहाँ बन रहा है। राम किसी की मेहरबानी से भगवान राम नहीं बने। तो वो जो रास्ता बीजेपी निकाल रही है, तो आप ये बताओ वहाँ पर जो पैसा चंदा इकट्ठा किया तो बीजेपी ने किया, तो चंदा कहीं तो लगाएगी। 4-4 बार चंदा इकट्ठा कर लिया, एहसान कर रहे हो। यदि आपसे फिर भी नहीं बन रहा है तो आपने तो कब्जा और कर लिया, सारा ले लो आप। तो अब आप कह रहे हो कि साहब उस दिन दिवाली मनाओ, और तो आप बढ़ो तो दिवाली तो लोग वैसे ही मनाएंगे। राम का मंदिर आप बना रहे हो तो आप ये तो मत करो कि राम हमारे भरोसे है। राम के भरोसे आप हो, पूरा देश पूरी दुनिया राम के भरोसे है। और राम कोई पेटेंट नहीं है बीजेपी के, राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। इसलिए बीजेपी वालों ने जो अब यहाँ पे कानून को भी कहते हैं साहब हम तो इलेक्शन कमीशन भी हम अपने हिसाब से चलाएंगे, हम चाहे जो करेंगे, तो ये इस मामले में इनको 100% कर्णपुर सीट से सुरेंद्र सिंह टीटी को इस्तीफा देकर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। इस मामले में लीगली बीजेपी गलत है, चाहे बीजेपी कितना ही जिद कर ले, जिद चलने वाली नहीं है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने कहा है कि समय समय पर कांग्रेस सड़क पर भी उतरेगी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी खोलती रहेगी। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।
राजस्थान प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन किया गया। वहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी तीनों राज्यों को चौंका दिया था और नई तस्वीर की इबादत लिख दी थी। वहीं एक बार फिर से बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाकर भी सबको चौंका दिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री महेश जोशी ने इसका जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा कि श्रीकरणपुर सीट बीजेपी हार रही है, इसीलिए सहानुभूति के दम पर टीटी को मंत्री बनाया। राजस्थान की राजनीति में एक दिन पहले यानी कि कल राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, लेकिन इस तस्वीर को इसलिए चौंका दिया है बीजेपी ने क्योंकि श्रीकरणपुर सीट से टीटी को जो है वो मंत्री का दर्जा दिया है और कल शपथ दिलवाई है। इसको लेकर के अब जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है कि सुरेंद्र पाल टीटी चुनाव से पहले किस तरीके से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्या इसके सियासी मायने हैं। हमारे साथ इस वक्त पूर्व पीएचडी मंत्री महेश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे खास बात करेंगे कि ये तस्वीर वो कैसे देखते हैं। सर, कल जो है वो सुरेंद्र पाल टीटी को जो है वो मंत्री पद की शपथ दिलाई है, जबकि 5 तारीख को श्रीकरणपुर सीट पर चुनाव। देखिए, नैतिक रूप से हम देखें तो सीधा सीधा ब्राइब की श्रेणी में आता है। आप जनता को जहां चुनाव होने वाला है उनको ये मैसेज देना चाहते हो, एक तरीके से आप उनको रिश्वत देना चाहते हो कि हमने मंत्री बना दिया, जिताना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा कभी किसी चुनाव में आज तक हुआ नहीं। वहाँ कमिटमेंट होता है पार्टियों की तरफ से, वो एक जुदा बात है। पार्टी ये कहे कि आप हमारे उम्मीदवार को जिताइए, हम इसको मंत्री बनाएंगे, समझ में आती है बात। लेकिन सरकारी तौर पे, वैधानिक तौर पे इस तरीके का कदम प्रदेश ही नहीं पूरे देश की राजनीति में शायद पहली बार हुआ है। इसको हम गलत मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को या तो अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है कि उस चुनाव में उनकी विजय होगी, या वहाँ की जनता का मूड भांप चुकी है कि जनता वहाँ कांग्रेस को जिताने के मूड में है। तो जनता का मूड कैसे बदला जाए, जनता के मूड को कैसे एक तरीके से, मैंने कहा ना, नैतिक रूप से ब्राइव करने की कोशिश की जाए, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये नैतिक दृष्टि से, और कानूनी पहलू इसके कुछ भी हो सकते हैं। कानूनी रूप से गलत भी हो सकता है, कानूनी रूप से ये संविधान में इस तरह की कई बातों को हो सकता है साइलेंट भी हो। लेकिन कानून की बात तो उठाई है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट डोटासरा जी ने, हमारे जो प्रभारी हैं रंधावा जी ने, उन्होंने कानूनी बात भी कही है। लेकिन कानून एक अलग चीज़ है और नैतिकता दूसरी चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नैतिक रूप से नहीं करते। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है और इलेक्शन कमीशन को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और ये अपने आप में आने वाले समय के लिए एक नज़ीर बनेगा। ये कोई घटना ऐसा नहीं होता है, कोई घटना एक हुई, अगर उस पर चेक नहीं लगाते तो वो एक नज़ीर बन जाती है, एक उदाहरण बन जाता है, एक तरीके से वो एक आदर्श भी बन जाता है कि एक ऐसा किया, इसका ये लाभ हुआ, इसकी ये हानि हुई। तो कुल मिला के स्थिति है। वैसे मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं करना चाहिए था। भाई साहब, क्या लग रहा है कि बीजेपी को लग रहा था कि अगर इस तरीके का अगर ये ट्रम्प कार्ड नहीं खेलते हैं तो ये सीट कहीं ना कहीं उनके हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही थी? निश्चित रूप से नहीं तो कोई भी आदमी अपने पे छींटा नहीं लगने देना चाहता, कोई बात नहीं उठने देना चाहता, कोई पार्टी, कोई मुद्दा, कोई बात उठने नहीं देना चाहती। उन्होंने ये कदम उठाया, इसका मतलब उनको वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित नजर आ रही है। और अब इस कदम के बाद मेरा ये मानना है कि जनता भी इस मामले में विचार करेगी कि इस तरीके की अनैतिक कार्य जो सरकार अपने बनने की शुरुआत में ही कर रही है, आगे कितनी अनैतिक बातें होंगी, ये एक चिंता का विषय है। भाई साहब, कल ये भी देखा गया था कि राजनीति के इतिहास में पहला ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला गया है कि चुनाव बाद में है, मंत्री पद की शपथ पहले है, और हाल ही हाल आपने देखा कि कल कुछ बीजेपी के कद्दावर नेता शपथ ग्रहण में भी नहीं पहुंचे। उनका इंटरनल मामला है, उनके कौन नेता मंत्री बनते हैं, कौन नहीं बनते, कौन शपथ ग्रहण में आते हैं, कौन नहीं आते। लेकिन शपथ ग्रहण एक ऐसा मौका होता है
जब सरकारी जो पक्ष होता है, सत्ताधारी पार्टी होती है, वो अपनी एकता का संदेश देती है। वहाँ जो कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसके अंदर जो कुछ भी पिक्चर बनी, वो निश्चित रूप से प्रदेश में मैं नहीं समझता इससे पहले कभी बनी हो। तो ये क्योंकि लोकतंत्र में हम ये कहें कि सिर्फ ये सरकार को अलग माने, सरकार प्रतिनिधित्व करती है पूरी जनता का, पूरे प्रदेश का, तो सरकार में इस तरह की घटनाएं ये चिंतनीय विषय है। राजनीति में कहा जाता है कि कई तस्वीरें सियासी सिर्फ यहाँ पर मायने और कयास लगाए जाते हैं, लेकिन ये जो कल तस्वीर बनी, ये तस्वीर क्या इतिहास के सुनहरे पन्नों पर लिखी जाएगी या हमेशा याद रखी जाएगी? क्योंकि ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि चुनाव बाद में है, पहले मंत्रिमंडल का गठन। कहना सुनहरे पन्नों में तो नहीं लिखी जाएगी, ये लोगों के मन में एक चिंता का कारण जरूर रहेगी। ये इसका परिणाम चुनाव का कुछ भी हो, इस तरह की घटना ये काले अक्षरों में ही लिखी जाएगी। अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब जो है वो राम राज की सरकार राजस्थान में आ गई है, तो क्या इससे पहले इसका क्या आंकलन लगाया जाए? क्या इससे पहले गहलोत सरकार क्या इशारों में वो तीर छोड़ना चाहते हैं? ये कि कभी कभी एक ऐसा समय आता है कि कुछ भी करो वो हमेशा पक्ष में जाता है, कभी कभी ऐसा समय भी आता है कुछ भी करो नेगेटिव हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का भी ऐसा समय चल रहा है जो नैतिक रूप से गलत है, जो देश के आगे भविष्य के हिसाब से गलत है, लेकिन अभी वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसका चुनाव में उनको फ़ायदा मिल रहा है। आने वाला समय उनको माफ़ नहीं करेगा। जब इतिहास दोबारा लिखा जाएगा, ये जो अभी जो एक तरीके से बूम जो बना है, ये बूम जब कम होगा और इतिहास लिखा जाएगा, तो इस समय को स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ये एक ऐसे संक्रमण काल के तौर पर याद किया जाएगा जिसमें लोगों भविष्य से खिलवाड़ करने की बहुत ये कहना चाहिए चिंताजनक तरीके से कोशिशें की गई। भाई साहब, आखिरी सवाल करूंगा कि अब सीएम के साथ साथ उनके चहेते मंत्री और विधायक भी ये कहने लग गए हैं कि अब सरकार एक्शन में आ गई है और कांग्रेस राज में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसको लेकर के हम अब सड़कों पर हैं, हमारे हाथ में कलम है और हम भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक सियासी तीर छोड़ा। देखिए, अभी तक तो एक ही चीज़ में उलझे हुए हैं। 3 तारीख को परिणाम आया था और आज 31 तारीख है। अभी तक तो एक ही चीज़ में उलझे हुए हैं कि अब ये नहीं चलेगा, लेकिन क्या चलेगा ये नहीं बता रहे हैं। हमने अच्छे तरीके से सरकार चलाई। अगर हमारे टाइम में कोई कमियां रही हैं, कोई भ्रष्टाचार कि जैसे वो आरोप लगाते हैं, तो उनके हाथ में सरकार है, वो धमकी क्या देते हैं, वो कार्रवाई करें ना। जनता को बताएं भाई इस जगह पे ये गलत हुआ। बाकी तो उनके हाथ में जो कुछ है उसका दुरुपयोग वो कर ही रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, हमने जनता के भावनाओं के अनुसार सरकार चलाने की कोशिश की। हम चुनाव में भी जनता की भावनाओं के अनुसार ही गए। अनेक कुछ एक कारण ऐसे रहे कि हम चुनाव में पिछड़ गए, लेकिन फिर भी जनता ने 39% हमें राजस्थान की जनता ने मत दिया है। हम उस 39% जनता की भावनाओं के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं, सम्मान करते हैं और इस बात का हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे एक्शन पूरे राजस्थान की जनता की भावनाओं के अनुरूप हो। जहाँ जहाँ सरकार कमी रखेगी, जहाँ जहाँ सरकार गलती करेगी, सरकार को टोकना, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना और जनता के बीच में जाना, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री, जिन्होंने कहा है कि समय समय पर जब भी जहाँ भी बीजेपी की कमियाँ लगेगी तो हम अपनी मुखर आवाज़ के साथ सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार उनकी है, कलम उनकी है, कागज़ उनके हैं। अगर उनको लगता है कि कांग्रेस शासनकाल में भ्रष्टाचार हुए हैं तो वो स्वतंत्र हैं कार्रवाई करने के लिए। कैमरा सहयोगी गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। राजस्थान की मरुधरा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत 22 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। वहीं बीजेपी पार्टी के साथ साथ एनडीए घटक के नेता चंद्रराज सिंघवी ने भी बड़ा बयान दिया है और कहा कि रामराज वाला मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। वहीं प्रदेश में रामराज की लहर दौड़ेगी और भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार नए आयाम स्थापित करेगी। राजस्थान की मरुधरा में जिस तरीके से बीते एक दिन पहले जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो कुछ ऐसी रोचक तस्वीरें थी जिस
ने उन तस्वीरों को चौंका दिया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों में सीएम चेहरे को लेकर के चौंकाया था, तो वहीं अब मंत्रिमंडल के गठन पर भी उन्होंने चौंकाने वाली कई तस्वीरें जाहिर की। हालांकि इस वक्त हमारे साथ में राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंह भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जो तपे तपाए चेहरे हैं उनको दरकिनार कर दिया है। क्या इन तस्वीरों के मायने निकाले जा सकते हैं? क्या यह कहा जा सकता है कि क्या वसुंधरा युग का अंत है? सीधी बात करते हैं सिंघवी साहब। कल मंत्रिमंडल का गठन, 22 में से 17 नए चेहरे, क्या तस्वीर देखते हैं? गया बुढ़ापा, आई जवानी, नए खून से भजन लाल ने लिखी नई कहानी। क्या गलत है? क्या युग पर परिवर्तन नहीं होता है? हर आदमी एक सीमा तक राजनीति में रहता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। एक आदमी का कितना उपयोग करोगे? और नई पौध इंतजार करती रहती है, वो कब तक तरसती रहेगी? बहुत अच्छा मंत्रिमंडल बना, शानदार परिवर्तन हुआ है, इसमें किसी के अंत होने या उदय होने का प्रश्न नहीं है। प्रदेश को एक नौजवान नेतृत्व मिलता है, कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैं भजन लाल द्वारा घोषित इस परिवर्तन का हृदय से स्वागत करता हूँ। देखा गया कि 3 स्टेट में सीएम चेहरे को लेकर के भी एक चौंकाने वाली तस्वीर थी। राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नाम को लेकर के भी सस्पेंस बना हुआ था, मंत्रिमंडल को लेकर के सस्पेंस बना हुआ था। तो क्या ये माना जाएगा कि जो तपे तपाए जो कद्दावर जो नेता थे बीजेपी में, क्या उनको अब धीरे धीरे दरकिनार किया जाएगा? आपने कभी पेड़ देखा है? पेड़ पर लगे हुए आम देखे हैं? कौन सा आम नीचे गिरता है जो पक जाता है? कच्चा आम तो नहीं गिरता ना। तो ठीक है, पके आम अलग चले गए, नए आ गए, नई कोपले आ गई। आई एम वेरी हैप्पी कि इतना बड़ा परिवर्तन किया गया है। इसके लिए बधाई अमित शाह भी और मोदी जी बधाई के पात्र हैं। और मैं नौजवान पीढ़ी को कहता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल है, आप भी नौजवानी में कुछ भी बन सकते हो, प्रयास करो। आप बताइए क्या गलत हुआ इस पर? अब देखा तपे तपाए, तो तपे तपाए लिए है ना, बड़े कद्दावर तपे तपाए लोगों को लिया है। अब जिसमें खिललाल मीणा जैसा मजबूत आदमी हो, मदन दिलावर हो, गजेंद्र खीसर हो, तो वो तपे तपाए नहीं है। सारे ही तपे तपाए थोड़ी होते हैं, कुछ अच्छे भी रहते हैं, कुछ बुजुर्ग भी रहते हैं, कुछ मजबूत भी रहते हैं। उस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन किया है। और सबसे बड़ी बात, सर्व जातियों का इसके अंदर प्रतिनिधित्व है। ठीक है, जैन समाज को कम मिला, मगर जैन समाज अदरवाइज बहुत समृद्ध है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा, कल जो तस्वीर थी उसमें कन्हैयालाल चौधरी और संजय शर्मा ने सीएम के पैर छुए, तो ये कहा जाता है कि सियासी सिर्फ अटकलों पर टिकी हुई रहती है। कितना झुकता है कौन, कितना व्यक्ति रुकता है? ये मनुष्य का व्यक्तिगत चरित्र है। मैं तो किसी के पाँव नहीं छूते, जिंदगी में नहीं छुआ। मोदी से मिलाऊं, पाँव तो उनके भी नहीं छुए। अब ये आदत है अपनी अपनी। कोई आदमी अति अनुग्रहित फील करता है तो पाँव छू लेता है। इसके अंदर राजनीति नहीं देखनी चाहिए। ये व्यक्तिगत चरित्र का मामला है, राजनीति का मामला नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से अब ये कांग्रेस अब कहीं ना कहीं पलटवार हो रही है कि ये जो मंत्रिमंडल है ये सिर्फ एक डमी मंत्रिमंडल है, रिमोट कंट्रोल दिल्ली में। उनको कह दो कि आप अपना मंत्रिमंडल बना करके और भाजपा के कक्ष पे आगे बैठ जाओ। औकात क्या है तुम्हारी? बुरी तरह से हारे हो, बड़े बेआबरू होकर गाते गाते निकले हो। अशोक गहलोत को मैंने पहले ही कहा था कि जब तू जाएगा तो गीत गाता जाएगा। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। और कांग्रेस के तो अरे अभी 3 आदमी तय नहीं कर पाई कांग्रेस, इन्होंने तो 25 आदमी तय कर दिए। तुम 3 तो करो। तुम्हारा विपक्ष का नेता कौन होगा? तुम्हारा प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा? है तो इसी को घोषित करो। कर ही नहीं सकती। ये कांग्रेस, डरी डरी कांग्रेस, मरी मरी कांग्रेस अब इस प्रकार की बकवास करती है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अच्छा सिंघवी साहब, जिस तरीके से राजस्थान में चुनाव का आगाज हुआ था, आखिरी अंतिम सवाल करूंगा कि चुनाव का आगाज हुआ, आगाज होने के बाद से ही वसुंधरा को धीरे धीरे करके दरकिनार किया गया। फिर सीएम की घोषणा भी उनके हाथ से करवाई गई। फिर इसके बाद मंत्रिमंडल में नहीं पहुंचे, कल मंत्रिमंडल में भी नहीं। और दूसरी मेरा सवाल अब जो है वो वसुंधरा खेमे का एक भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। तो क्या ये तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि अब जो है वसुंधरा राजस्थान की राजनीति से कट ऑफ हो जाएगी? ये मैं नहीं कहता। मैं तो वो एक उदाहरण जानता हूँ, जबकि पाटिल साहब इंदिरा के सामने चिकमंगलुरु में चुनाव लड़े और उसके बाद उन्हीं के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए।
कब क्या परिवर्तन होता है। मैं इतना जरूर जानता हूँ वसुंधरा जी के रक्त में भाजपा है और जिन लोगों को उन्होंने बनाया उनके भी रक्त में भाजपा है। कोई भाजपा विरोधी नहीं है, कोई खेमा नहीं है। भाजपा एक पार्टी है, भाजपा एक संगठन है। उसके कुछ लोगों को अवसर मिला, कुछ को नहीं मिला। मैं इसको कोई बुरा नहीं मानता और मैं उन सबसे निवेदन करूंगा, दिल बड़ा रखो और नई पौध को पूरी खाद दो, उर्वरक दो, उसे पनपने का मौका दो। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंघवी, जिन्होंने तस्वीरें तमाम स्पष्ट कर दी है कि राजनीति में ऐसे कई सियासी मायने या तो आप सही तरीके से निकाल सकते हैं या फिर उसको कुछ और तरीके से। हालांकि राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति में जो तस्वीरें दिखती हैं वो नज़र नहीं आती और जो चीज़ नज़र आती है वो चीज़ होती नहीं है। हालांकि तमाम ऐसी तस्वीरें अब राजस्थान में कब आगे कौन कौन सी तस्वीरें नज़र आएगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। कैमरा सहयोगी राकेश गुप्ता के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर। नए साल के जश्न पर माउंट आबू में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं माउंट आबू फिलहाल नववर्ष पर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसी कड़ी में शनिवार रविवार को शहर में हजारों वाहन पहुंचे। पर्यटकों की संख्या भी 15,000 से अधिक रही। साथ ही पालिका को 4 लाख से ज्यादा राजस्व भी प्राप्त हुआ। राज्य मंत्री हीरालाल नागर टोंक दौरे पर रहे, जहां बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जयपुर से बूंदी जाते समय राज्य मंत्री नागर हाईवे पर कुछ देर के लिए रुके। मीडिया से मुखातिब होते हुए नागर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया और भ्रष्टाचार करने वाले जेल के अंदर होंगे। हमारी सरकार ने बदमाशों की धरपकड़ चालू कर दी है। हिंदौली तहसील में एक कार्यक्रम है सामाजिक, जिसमें जाना हो रहा है और मैं टोंक जिले में पहली बार यहाँ ये जो नया दायित्व मुझे मिला है उसके बाद आया हूँ। हमारी जो सरकार है उसमें राजस्थान में जो जिस तरह से पिछले 5 साल में पूरे प्रदेश में, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, महिला अत्याचार हो या किसानों के साथ जो धोखाधड़ी हो, युवाओं के साथ जिस पेपर लीक करके इन्होंने पेपर गिरोह बना करके और उनका भविष्य अंधकार में किया, इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी सरकार इन व्यवस्थाओं को ठीक करेगी और एक संवेदनशील सरकार हम देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के सभी लोगों में एक विश्वास जागृत हो और जितने भी इस तरह के लोग हैं उनमें डर पैदा हो कि वो किसी भी तरह का कोई ऐसा अपराध नहीं करें। इसलिए अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास हमारी सरकार पैदा करेगी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पेपर लीक माफिया हो या फिर भ्रष्टाचार करने वालों, इन पर लगाम हम कसेंगे। ये सब शीघ्र ही जेल की सलाखों के अंदर होंगे और हमारी सरकार ने ये प्रारंभ कर दिया है। जितने भी बदमाश, जितने भी इस तरह के लोग थे, उनकी धरपकड़ चालू हो चुकी है। अगर कोई बलात्कारी है, कोई इस तरह के काम करता है तो उनकी संपत्तियां तोड़ना, उनके अवैध निर्माण को ध्वस्त करना, ये सब हमारी सरकार ने प्रारंभ कर दिया गया है। इसलिए जनता में विश्वास पैदा करके हम कानून को निश्चित रूप से कानून के शासन चलाने के लिए ये सरकार हमारी पूरा प्रयास करेगी। राजस्थान को जिस तरह से इन्होंने महिला अत्याचार में 1 नंबर पर लाकर रखा था, उस दाग को हम धो करके और एक सुशासन देने का काम राजस्थान में हमारी सरकार करेगी। संत शिरोमणि महर्षि बालीनाथ की जयंती के अवसर पर बूंदी में बाबा रामदेव मंदिर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने शिरकत की। डिप्टी सीएम का भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार दलित समाज को प्रमुख धारा में लाने का प्रयास कर रही है। साथ ही कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक नहीं पहुंचने दिया। आज मेरा कार्यक्रम कोटा में था और निश्चित रूप से हमारे जो समाज के और सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने मेरे को जगह जगह रोक के उनसे मिलना हुआ। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, इनको धन्यवाद देने के लिए मैं आया हूँ। और इन्होंने जो राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाकर एक डबल इंजन की सरकार आने के बाद निश्चित रूप से वो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं,
हम उसको राजस्थान प्रदेश में उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, पहुंचाकर उसको मुख्यधारा में, समाज की मुख्यधारा में लाएंगे। नई सरकार की क्या प्राथमिकता रहेगी? नई सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले यही है, जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में राजस्थान प्रदेश को पीछे किया है और उनके सभी जिनके जो भ्रष्टाचार हुए, सरकार जो पेपर लीक का काम हुआ है, हमेशा हमारे बेरोजगारों को ज़्यादा बेरोजगार किया। और ये आई जब ये कह के आई थी हम इन बेरोजगारों को भत्ता देंगे, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। डूंगरपुर में मुस्लिम समाज का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 30 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। शहरी वेलफेयर सोसाइटी की मेजबानी में 11वां सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें काजी मोहम्मद अतहर जमाली ने 30 जोड़ों को निकाह पढ़वाया। समारोह में विधायक गणेश घोगरा और पूर्व राज्य मंत्री असरार अहमद ने समाजजनों को संबोधित किया। हमने शुरुआत 2012 में की थी, जिसमें 9 जोड़ों ने हिस्सा लिया था। उसके बाद मुसलसल हम इससे जुड़ते चले गए। 2012 कोरोना काल के अंदर 20-21 के अंदर बंद रहा कोरोना काल में। इसके बाद फिर 2023 में करा, उसमें 11 जोड़े हुए और 2023 है जिसमें 30 जोड़े हुए। शहरी वेलफेयर सोसाइटी ने इसके पहले भी कोरोना काल के अंदर हमने लोगों की मदद की थी, और भी सामाजिक कार्य हमारे मोहल्ले में जो होते हैं, हमारे मोहल्ले में सामाजिक कार्य होते हैं, उसमें भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इसमें काम करते हैं। एडीआरएम संजय सिंह ने हाथरस जंक्शन स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की और साफ सफाई को लेकर सख्त निर्देश भी दिए। साथ ही तत्काल टिकटों के वितरण में अनियमितता पाए जाने पर कर्मी को उनके द्वारा फटकार लगाते हुए प्रयागराज अटैच किया और स्टेशन मास्टर को तत्काल टिकट वितरण की व्यवस्था में सुधार करवाने के निर्देश भी दिए। रेलवे स्टेशन कैंटीन संचालक के द्वारा सीएमआई द्वारा उनके ऊपर फर्जी जुर्माना लगाए जाने की जब उनसे शिकायत की गई तो एडीआरएम के द्वारा तत्काल सीएमआई के खिलाफ जांच करवाकर कार्रवाई करने की बात कही। यहाँ पे एक तो देखिए बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है जैसा मैंने, और जो कि प्लेटफॉर्म पे गंदगी कर रहे हैं, तो उसके लिए एक अभियान चलाने की ज़रूरत है कि इनको यहाँ से हटाया जाए और साफ़ सुथरा रहे हमारा स्टेशन। और सफाई काफ़ी हद तक ठीक मिली है, कहीं कहीं थोड़ी कमियां मिली हैं, वो बोला गया है ठीक करने के लिए। कुछ यहाँ पे अभी पुराना सामान पड़ा हुआ है जिसको डिस्पोज ऑफ करना है, कंडेम करना है, उसके लिए निर्देश दे रहे हैं हम, इसको जल्दी से यहाँ हटवाते हैं ताकि जो भी जगह है यहाँ खाली रहे, साफ़ सुथरी रहे। और एक FOB यहाँ पे सैंक्शन है, फुट ओवर ब्रिज, वो भी जल्दी बनवाते हैं, उसको काम शुरू कराते हैं। तो ओवरऑल व्यवस्था ठीक है यहाँ पे, संतुष्ट जो है और संतोषजनक की व्यवस्था है। हरियाणा के पंचकुला में एक व्यक्ति ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराते हुए महिंद्रा कंपनी के कर्मचारियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। शिकायतकर्ता ने गाड़ी रिपेयर के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया और कहा कि गाड़ी रिपेयर को लेकर उनकी तरफ से कहीं भी एंट्री नहीं की गई और न ही कोई स्लिप दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। इस वक्त मौजूद है सेक्टर 19 चौकी में। हम आपको बता दें, हमारे पास एक युवक खड़े हैं चौकी में किसी बात को लेकर, एक गाड़ी को लेकर, अपनी बीते 8 महीने से एक गाड़ी खरीदी हुई है पिकअप, उसको लेकर महिंद्रा कंपनी से किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। उस विवाद को लेकर चौकी में पहुंचे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शानू है। शानू, क्या बात हुई थी आप? सर मैं गाड़ी लेके आया था, मेरी गाड़ी में ना स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, तो सर मैं एजेंसी में लेके आया, गाड़ी मैंने चेक कराई। वो एक दिन लेके आया, उन्होंने खड़ी रखी गाड़ी, मेरे को बोला सर आपकी गाड़ी कल चेक होगी। फिर मैं कल आया, फिर कल भी उन्होंने गाड़ी को हाथ नहीं लगाया, मेरे को बोला आपकी गाड़ी सर सॉरी आज हो नहीं पाई, आपकी गाड़ी कल हो जाएगी। फिर सर कल फ़ोन किया मैंने, मेरी गाड़ी ठीक होगी, वो कहते हैं आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी, आपकी गाड़ी में जो पार्ट पड़ना है वो वारंटी में नहीं। मैंने कहा सर मेरी गाड़ी तो वारंटी में थी, आपने ऐसे कैसे बोल दिया वारंटी में नहीं है। वो कहते हैं जो पार्ट उसमें डलेगा वो वारंटी में नहीं है। मैं कहा ठीक है सर, आप फिर उसको मैं बात करता हूँ, आप उसको ठीक कराओ, जो पेमेंट होएगी बिल बना के दे देना, मैं पेमेंट कर दूंगा। फिर सर वो कहने लगे आपकी पेमेंट एडवांस होएगी। मैं कहा सर मैं एडवांस पेमेंट नहीं दूंगा, आप गाड़ी ठीक कर दो, जो बिल बनेगा मैं बिल दे दूंगा। जबकि सर मैं यहाँ था नहीं, मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी। तो सर मैं 15-12 दिन के बाद मैं आज आया हूँ गाड़ी एजेंसी में लेने, तो सर गाड़ी वैसी ही कंडीशन में खड़ी है, गाड़ी नहीं दी मेरे को। कहने लगे जो इसमें पार्ट डलना था वो उसके पैसे लगेंगे। मैंने कहा सर पैसे ले लो, आप गाड़ी ठीक कर दो, मेरी गाड़ी ठीक करके। वो कह रहे सर
पेमेंट एडवांस देनी पड़ेगी। मैं कहा सर मैं एडवांस पेमेंट नहीं दूंगा, आप मेरी गाड़ी ठीक करो और फिर मैं आप बिल बनेगा मैं आपको पैसे दे दूंगा। सर मैंने गाड़ी में चेक किया क्या ख़राब था, उन्होंने बोला आपका मिड्यूल पंप ख़राब है। सर मैंने पंप चेक किया, पंप मेरा ठीक पड़ा है, जिसके वो 10,500 रुपये मांग रहे थे। मैंने बोला सर ये मैं ठीक नहीं कराऊँ, ये मैं आपसे नहीं कराऊँगा, मैं आपके सामने मिस्त्री ला के चेक कराता हूँ, मेरा पंप ठीक है, मेरे को नहीं डलवाना, आप मेरी गाड़ी वापस दे दो, JCB में वैसे ही ले जाऊँगा। सर वो उसके लिए मैंने उनसे काफ़ी देर तक बोला, फिर वो मेरे साथ हाथापाई करने लगे, बोले ऐसे नहीं देंगे हम गाड़ी। फिर मेरे को सर मारने लगे, मेरे दोस्त को मारने लगे। मैंने पुलिस कंप्लेंट की, फिर मैं यहाँ पे आया सर पुलिस के पास, तो इन्होंने मेरी कंप्लेंट लिख ली है। वहाँ से सर अभी एजेंसी से कोई बंदा नहीं आया इनके पास, उनको इन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया। आपको डायल 112 लेके आई यहाँ पे? मेरे को डायल 112 लेके आई, मैंने यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाई है। दूसरी पार्टी का उनसे से कोई भी नहीं आया? दूसरी पार्टी का सर अभी तक कोई भी नहीं आया, और मेरी कंप्लेंट लिख ली और मेरे को घर भेज रहे हैं, जबकि उन्होंने काफ़ी बंदों ने मेरे को वर्कर ने और मेरे दोस्त को सबने मिल के मारा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, उन्होंने सुबह बुलाया, मेरी कंप्लेंट लिख ली है, उनको अभी तक किसी ने कोई भी नहीं बुलाया, कोई भी बंदा नहीं आया उनकी तरफ से। अच्छा, आपने अभी शिकायत की है क्या? ऐसा तो नहीं कि पुलिस की तरफ से आपको दबाने की कोशिश की गई? सर मुझे ऐसा लग रहा है वो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की बात उन्हीं को लेके सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ से फ़ोन किया हो? सर वहाँ से फ़ोन वहाँ से ज़रूर इनका फ़ोन आया है, इनकी फ़ोन पे बात हुई है, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे को तो बस कंप्लेंट लिख के वापस भेज रहे हैं, मेरी कोई बात नहीं सुन। तो आप आगे की कार्रवाई को लेकर क्या करना चाहते हो? सर मैं तो उनके ऊपर केस करना चाहता हूँ। सर उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई क्यों की, मेरे दोस्त को भी मेरे को भी मारा है, वहाँ पे सर कैमरे भी लगे हुए हैं, आप चेक भी कर सकते हो। मेरे को भी मारा उन्होंने, मेरे दोस्त को भी मारा, जबकि मैंने उनको कुछ कहा ही नहीं था। मैं अपनी गाड़ी लेने गया था, मेरी गाड़ी भी वापस गेट पे लाने के बाद उन्होंने वापस पीछे करवा दी। अभी हमारे पास 112 पे शिकायत आई थी, 112 पे मुकेश की, कि मेरे साथ झगड़ा हुआ है, हम इसको लेके यहाँ से चौकी में जा रहे हैं, उनमें में जो भी कार्रवाई होगी वहाँ करेंगे। तो ठीक है सर, कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। पंचकुला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई, जहां महेशपुर में पैदल आ रही बच्चियों को इंडस्ट्रियल एरिया में ऑटो चालक ने घर छोड़ने के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म किया, जिसके बाद परिजन ने थाने में मामला दर्ज कराया। थाना प्रभारी ने मामले में संज्ञान लेते हुए चौकी इंचार्ज और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है, साथ ही कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। फिरोजपुर के बाजितपुर साही में बदमाशों ने झड़प में नौजवान सौरव पर हमला कर घायल कर दिया, जिसे फिरोजपुर के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान सौरव की मौत हो गई। वहीं परिवार वालों ने पोस्टमार्टम करवाकर मृतक शरीर को रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने कहा कि जल्द से जल्द हमलावरों को पकड़कर कार्रवाई की जाए। दरखास्त दे के गया, उन्हें तो सौरभ कुमार तो साइन करा के दे के गया हथ दस्ती कि साडा झगड़ा आया है, तो वो धमकियां देंदा साडा कोई मतलब नुकसान ना करते। उस चक्कर दे विच सवेरे कहते दोबारा फिर तो उन्हें फोटो सवेरे फिर दे के गए आ, इन्हें कोई कार्रवाई नहीं की। उनके संबंध 3 बजे के लगभग, मैनू टाइम का तो हुण पक्का नहीं गा पता, तो मेरे मुंडे ते हमला कर दिता शरेआम। पता नहीं 2 जने कि 4 जने, तो मौके ते मैनू नहीं पता लगा किन्ने जने वो, तो उन्हें हमला कर दिता। मुंडे मेरे नूं वढ़ के उत्थे सुट गए ने, असीं चुक के माप खुद लग्या। अज तक 4 दिन पहला तो दोषी ने मेरे मुंडे दे मारन वाले, पहला थाना दोषी है जिहड़े उन्हें मरवाउण वाले। जे कार्रवाई करदा तो मेरे मुंडे की अज लाश नहीं इत्थे पई होनी। दूजे जिहड़े दोषी ने वो अजे घरे बैठे ने, उत्थे घूमते फिरदे ने। पुलिस कहती अजे तो सानू पता ही नहीं गा किन्ने दोषी फड़े गए? हाँ जी, 2 कहते फड़े गए। मैं किहड़ा थाने आण के, मैं तो उहदे मुंडे दे मगर ही आ। अज 3जे दिन बाद साडी लाश आई है। की मंग करदे तुसीं हुण? असीं जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं फड़िया जाए। नाल ही पंजाब सरकार तो मैं मंग करना, ये जिहड़ा केस है ये फस्ट कोर्ट दे विच ला के मेरे जिहड़ा ना मेरे मुंडे दा मैनूं इंसाफ चाहीदा, जल्दी तो जल्दी चाहीदा। जो भी इत्थे मतलब जिहड़े दोषी ने थाने दे उन्हां नूं सस्पेंड किया जाए। बाकी जे कोई मेरे मुंडे दे मतलब बरखलाफ जो भी होया, जे किसी दा बनदी सज़ा ते इन्हां नूं भी दित्ती जाए। क्यों दोषी ये भी ने मेरे मुंडे दे, क्यों दरखास्त देने के बावजूद भी ये गए क्यों नहीं गए? कि उन्हां नाल इन्हां दा मिली भुगते?
पंजाब के धुरी में नए साल के आगमन पर पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च डीएसपी दफ्तर संगरूर से शुरू होकर सदर बाजार, पुरानी अनाज मंडी होते हुए वापस संगरूर कोठी आकर समाप्त हुआ। इस मौके पर डीएसपी सुखदेव सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस मार्च के जरिए बदमाशों को चेतावनी दी गई है कि उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ਅੱਜ ਦੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਮਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਏਰੀਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ARP ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਕਰੀਬ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ हुए ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨਾ चाहिए। अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहे नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।